दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी के नमो घाट पर दूसरे काशी तमिल संगम का उद्घाटन किया गया। ये वस्तुतः उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है और इस संदर्भ में हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से तमिल क्षेत्र और काशी के बीच पौराणिक संबंध रहे हैं और दोबारा तमिल काशी संगम शुरुआत करने की महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। यही इन फोकस में आज हमारा टॉपिक होगा। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिससे ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। अब हमारा प्रमुख उद्देश्य होगा काशी और तमिल क्षेत्र, जिसको हम तमिलकम क्षेत्र भी कहते हैं, उसके बीच पौराणिक संबंधों के तत्वों को जानना। फिर हम ये देखेंगे कि वस्तुतः काशी तमिल संगमम की शुरुआत करने के महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या थे, ताकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस पक्ष को समझ सकें। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये आईएएस की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से जुड़ता है। आप जानते हैं इतिहास और संस्कृति नामक खंडों से ये जुड़ेगा। साथ ही कई छात्रों द्वारा लगातार ये डिमांड की जाती रही है कि हमें पीडीएफ उपलब्ध कराया जाए। आपकी इस डिमांड को ध्यान में रखते हुए दृष्टि आईएएस के इन फोकस टेलीग्राम चैनल पर आपको अब से नियमित तौर से ये पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि काशी के बीच और तमिलकम क्षेत्र के बीच क्या पौराणिक संबंध रहे हैं। इन पौराणिक संबंधों को समझने से पहले आपको थोड़ा संगम का भी अर्थ समझना चाहिए। तमिल क्षेत्र के प्राचीन इतिहास को जानने के सबसे पहले साहित्यिक साक्ष्य जो हमें मिलते हैं वो दरअसल संगम काल के मिलते हैं। संगम काल का जो समय है वो 3री सदी ईसा पूर्व यानी बीसी से 300 एडी तक का है, ये काल माना जाता है। इसको संगम काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय के दौरान और विशेष तौर से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान दक्षिण भारत में तमिल क्षेत्र के आसपास दक्षिणी क्षेत्र में 3 प्रमुख राजवंश थे। एक राजवंश जो मुख्यतः केरल के क्षेत्र में पड़ता था, जिसको चेर राजवंश के नाम से जाना जाता था। उसी तरह से मध्य तमिलनाडु और उत्तरी तमिलनाडु में जो राजवंश पड़ता था उसको हम चोल राजवंश के नाम से जानते थे, और दक्षिण तमिलनाडु के क्षेत्र में पांड्या राजवंश पड़ता था। पांड्या राजवंश ने अपने यहाँ कवियों के एक संगम का आयोजन किया करते थे। इस कवियों के संगम में जिस प्रकार से कविताओं के माध्यम से उस समय के शासन तंत्र के बारे में, शासकों के बारे में एक कविताएं लिखी गई, जिससे हमें उस समय के शासन काल के बारे में तरह तरह की जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसलिए इसको संगम काल कहा जाता है। ये पांड्य शासकों द्वारा जो संगम यानी कवियों के संगम का जो आयोजन किया गया, उनका जो समागम किया गया, ये 3 संगम किए गए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। जो प्रथम संगम का आयोजन हुआ वो पांड्यों ने अपनी राजधानी मदुरई में करवाया। दूसरे तमिल संगम का आयोजन कपाटपुरम में हुआ और तीसरे का आयोजन फिर से मदुरई में हुआ। तो यहां से संगम नाम निकलता है। इसी से आप कह सकते हैं कि इसी प्रकार का एक समागम सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पुनर्जीवित करने के लिए ही साल 2022 में एक पहल की गई, जिसको हम काशी तमिल संगमम के नाम से जानते हैं। अब हम इसको देखने का प्रयास करते हैं कि काशी और तमिल क्षेत्र के बीच किस प्रकार के पौराणिक संबंध रहे हैं, खासतौर से भगवान शिव को लेकर के। इसका एक महत्वपूर्ण किंवदंती, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल से ही किसी न किसी प्रकार के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। एक महत्वपूर्ण किंवदंती भगवान शिव को से संदर्भित यह है कि 15वीं शताब्दी में मदुरई की एक महत्वपूर्ण शासक पराक्रम पांड्या के द्वारा एक शिव मंदिर को स्थापित करने के लिए काशी की यात्रा की गई। जब वो काशी की यात्रा इसलिए की गई क्योंकि वो वहां से लिंगम, जो कि एनर्जी का, जो ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, भगवान शिव का महत्वपूर्ण प्रतीक है, उस लिंगम को स्थापित करना चाहते थे दक्षिण भारत में। तो इनकी काशी की यात्रा की गई और जब ये काशी की यात्रा से लौट रहे थे तो एक स्थान पर इन्होंने आराम करने की सोची। आराम करने के बाद ये जब दोबारा पुनः अपनी यात्रा को शुरू करना चाहते थे तो लिंगम जिस गाय पर सवार था उस गाय ने वहां से हिलने से इनकार कर दिया। इस चिन्ह को पराक्रम पांड्या ने भगवान का
एक निर्णय माना और इसलिए वहीं पर लिंगम को स्थापित करने की सोची। जिस स्थान पर यह लिंगम स्थापित किया गया, आज वो स्थान है शिवकाशी, जो तमिलनाडु के विरुधुनगर में पड़ता है, इस स्थान पर पड़ता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर काशी की यात्रा नहीं कर सकता, उसके लिए भी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु में एक काशी विश्वनाथ मंदिर को स्थापित किया गया और इस मंदिर की स्थापना तेनकाशी में की गई। तेनकाशी की अवस्थिति यहां पर पड़ेगी। इसी प्रकार से 19वीं शताब्दी में भी एक महत्वपूर्ण हमेशा एक अन्य शासक द्वारा तेनकाशी में एक अन्य शिव मंदिर को स्थापित करने के प्रमाण मिलते हैं और इस शासक का नाम था अधिवीर राम पांड्यन। इसी प्रकार से 17वीं शताब्दी के थूथुकुडी जिले के एक महत्वपूर्ण संत थे, ये थूथुकुडी जिला पड़ता है, महत्वपूर्ण संत कुमार गुरु पारा। इनके द्वारा भी काशी के शासकों से काशी की रियासत में वाराणसी के केदार घाट और विश्वेश्वर लिंगम के अभिषेक के लिए जमीन की मांग की गई थी और इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण रचना, व्याकरण कविताओं का एक संग्रह जो काशी पर आधारित था, काशी कलाम्बगम, इसकी भी रचना संत कुमार गुरु पारा के द्वारा की गई थी। इस प्रकार से ये संबंध पौराणिक रूप से बहुत पहले से स्थापित हैं। जैसा कि मैंने बताया, प्राचीन काल से सांस्कृतिक के साथ साथ व्यापारिक संबंध भी स्थापित थे और पौराणिक संबंधों के प्रमाण 15वीं शताब्दी से आपको दिए गए हैं। अब हम देखते हैं कि काशी तमिल संगमम, जिसकी शुरुआत पिछले वर्ष 2022 से की गई थी और वाराणसी के नमो घाट पर इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया है। इसमें किस प्रकार से सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया चलेगी। 15 दिवसीय कार्यक्रम होगा ये वाराणसी में और इसमें अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को शामिल किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्रों की सांस्कृतिक और अन्य क्षेत्रों की प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी, जिसमें कला, संगीत, हथकरघा, हस्तशिल्प, व्यंजन और अन्य विशिष्ट उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही अलग अलग समाज के अंगों को, समाज के समूहों को इसमें शामिल किया जाएगा। सभी समूहों को 7 भागों में विभाजित किया गया है ताकि समाज के हर पक्ष का इसमें सम्मेलन में भागीदारी सुनिश्चित हो जाए। जैसे छात्रों को शामिल किया जाएगा, एक समूह छात्रों का होगा, शिक्षकों का होगा, पेशेवरों का यानी प्रोफेशनल्स का होगा, आध्यात्मिक नेताओं को बुलाया गया है, किसान और कारीगरों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा, लेखकों को बुलाया गया है और इसी तरह से व्यापारियों और कारीगरों को भी बुलाया गया है ताकि समाज के सभी पक्ष इसमें शामिल हो सके। और इस तरह से इस बार के सम्मेलन में लगभग 1400 गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया गया है। इसी प्रकार से जो पिछले साल ये काशी तमिल संगमम हुआ था वर्ष 2022 में, वो 8 दिनों का संगम था और उसमें लगभग 2400 लोगों को तमिलनाडु और पुदुचेरी क्षेत्र से बुलाया गया था और उसमें अयोध्या और प्रयागराज की भी यात्राओं को सुनिश्चित किया गया था। व्यापक उद्देश्य क्या है आप जानते हैं, इस तरह के कार्यक्रमों से ज्ञान का आदान प्रदान तो होगा ही, संस्कृति के विभिन्न पक्षों का, चाहे वो भाषा हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे कला हो, संगीत हो, उनकी परंपराओं को भी एक साथ लाने में मदद मिलेगी, जिससे हमारी साझी विरासत के प्रति समझ बढ़ाने में मदद होगी। और इससे दोनों क्षेत्रों के बीच, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच जो संबंध है वो गहन होते चले जाएंगे, खासतौर से सांस्कृतिक संबंध गहन होंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण विद्वान जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाविद हैं, कृष्णा शास्त्री, उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। वे बातें किस तरह की हैं? उनका कहना है कि प्राचीन भारत से ये संबंध बहुत गहन थे और किसी भी व्यक्ति को दक्षिण भारत में तब तक उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला, उच्च शिक्षा में दक्ष नहीं माना जाता था जब तक वह काशी की यात्रा न कर लें। ये संबंध इतने ज्यादा गहन हुआ करते थे। उसी प्रकार से आज भी रामेश्वरम, प्राचीन काल में रामेश्वरम में कोई भी व्यक्ति जब काशी की यात्रा करता था तो रामेश्वरम के कोटि तीर्थ में स्नान करता था और फिर रामेश्वरम के मंदिर में अभिषेक करने के लिए काशी की यात्रा करता था। और जब काशी से गंगा जल लाकर के अभिषेक करता था तभी उसकी इस तीर्थ यात्रा को, रामेश्वरम से काशी की तीर्थ यात्रा को पूर्ण माना जाता था। ये संबंध इतने ज्यादा महत्वपूर्ण थे। उसी प्रकार से अगर हम व्यापारिक संबंधों को ध्यान में रखें तो बनारस और कांचीपुरम के बीच महत्वपूर्ण संबंध थे। उनके बीच अलग अलग वस्त्रों से संबंधित और विशेष तौर से सिल्क साड़ियों से संबंधित व्यापार होता था।
अलग अलग पाक कला से संबंधित व्यक्तियों और अन्य व्यक्तियों, व्यापारियों का प्राचीन काल से ही दोनों क्षेत्रों के बीच संबंध रहा है। अब इन संबंधों को पुनः जीवित करने के लिए यानी पुनर्जीवित करने के लिए इस तरह के संगमम का आयोजन करना बेहद महत्वपूर्ण है और इसी के लिए काशी तमिल संगमम की शुरुआत की गई है, ताकि हम अपने प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित कर सकें। अंत में इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? प्राचीन काल में प्रथम संगम का आयोजन कहाँ किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं कपाटपुरम, मदुरई, कावेरीपट्टनम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको प्रथम संगम का आयोजन कहाँ किया गया था ये बताना है। अंत में आपके लिए एक सूचना भी है। सूचना यह है कि दृष्टि संस्थान, आप जानते हैं कि अलग अलग राज्यों में टीचिंग से संबंधित अलग अलग एग्जाम होते हैं। इसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए दृष्टि संस्थान ने एक पहल की है। दृष्टि टीचिंग एग्जाम के लिए एक नया यूट्यूब चैनल आया है। आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के प्रथम पेपर में भी लगातार छात्रों को समस्याएं आती हैं। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए इसके भी लाइव ऑनलाइन कोर्सेज की शुरुआत हो रही है और इसमें एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसमें एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।